हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। और आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस या विज्ञान कक्षा 10 का। साइंस या विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। आज के चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। आज जो चैप्टर है ये कार्बन एवं उसके यौगिक, उसका आज का लेक्चर 2 है। इसके पहले कार्बन के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। उसमें देखे थे कार्बन होता क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और उसका कार्बन कैसे बनता है या कितना कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल में कितना पाया जाता है, और हमारे भू सतह पे कितना पाया जाता है यानी ज़मीन के अंदर। तो ये सब देखे थे। और कार्बन का उपयोग और वो कैसे सहसंयोजी बंध द्वारा यौगिकों का निर्माण करता है, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म, इन सब के बारे में देखे थे। हाइड्रोकार्बन के बारे में देखे थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखे थे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसके पिछले लेक्चर में। तो आगे हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 2। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रकार्यात्मक समूह। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रकार्यात्मक समूह। इसमें पहला पॉइंट है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यानी कैसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं? जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बनों की जो संयोजकता होती है वो संतुष्ट हो जाती है। यानी कि चार हाइड्रोजन या कोई भी तत्व प्राप्त हो जाता है, जिससे क्या होती है, इसकी संयोजन बन जाता है। तो इस प्रकार ऐसे तत्वों को क्या है, विषम परमाणु कहते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है, यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। यानी प्रकार्यात्मक समूह क्या कहलाते हैं कि जो विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यानी कार्बनों जो यौगिक होते हैं, ऐसे तत्व या परमाणु जो कार्बन तत्वों को या कार्बनिक यौगिकों को विशिष्ट गुण या अभिक्रियाशील बनाते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे क्लोरोब्रोमो ऑक्सीजन, हेलोजन परिवार के क्लोरोब्रोमो आइडो होता है। फिर एल्कोहल देख सकते हैं जैसे OH, ये सभी क्या है, प्रक्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड प्रक्रियात्मक समूह है। कीटोन प्रक्रियात्मक समूह है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो भी प्रकार्यात्मक समूह है। एल्केन समूह जो डबल बॉन्ड वाला होता है, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो भी प्रकार्यात्मक समूह है। एल्काइन समूह यानी कि जो फैमिली का होता है एल्काइन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह का यानी एल्काइन परिवार का जो ट्रिपल बॉन्ड वाला, वो भी प्रकार्यात्मक समूह है। हमारा अगला टॉपिक है समझाती श्रेणी। समझाती श्रेणी क्या कहलाती है? यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सभी क्या हैं, एक ही प्रकार की समझाती श्रेणी द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि जानिए यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु यानी कि कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह द्वारा विस्थापित होते हैं, समझाती श्रेणी कहलाता है। फिर सेकंड टॉपिक है सामान्य सूत्र। ऐसे देख सकते हैं, सामान्य सूत्र क्या है? समझाती श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में यहाँ पे ये वो होता है, यहाँ बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर तथा 14 माइक्रो द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। यानी समझाती श्रेणी के जो उत्तरोत्तर सदस्य होता है, एक के बाद एक, जैसे एक के बाद 2 आया, फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 में क्या अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है तथा 14 माइक्रो द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। फिर सेकंड पॉइंट है, समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुण धर्मों की भिन्नता आती है। यानी समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। यानी कार्बन यौगिक यानी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके क्या होता है, कार्बन यौगिक जैसे बनते हैं उनका नाम पद्धति क्या होती है, कैसे होता है, ये देखेंगे। यानी कि नामकरण कर सकते हैं, कार्बन यौगिकों का नामकरण। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। जो यौगिक होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन को देखते हैं, उसके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है, प्रकार्यात्मक समूह को पूर्वलग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाया जाता है। यानी कि जो प्रकारात्मक समूह होते हैं उनको या पूर्व
लग्न या तो अनुलग्न के साथ दर्शाया जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए प्रकार्यात्मक समूह क्या है, हेलोजन है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है। और पूर्व लग्न अनुलग्न में, पूर्व लग्न में क्या होता है, क्लोरो ब्रोमो आइडो। उदाहरण देख सकते हैं क्लोरोप्रोपेन, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। तो एथ मेथ प्रोप होता है ना, तो प्रोपेन क्या हो गया, क्लोरो, यहाँ पे क्या क्लोरीन से क्या कार्बन से क्या क्लोरीन जुड़ा है, तो ये पूर्व लग्न होता है क्लोरो ब्रोमाइडो, यानी हेलोजन परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो पूर्व लग्न होते हैं। तो इसे किस प्रकार कर सकते हैं कि ये क्लोरोप्रोपेन है, क्योंकि ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है तो ये क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। अब सेकेंड है एल्कोहल, यानी अनुलग्न, ओ एल। अनुलग्न मानी जो नाम लिया जाए उसके बाद में जो लगता है वो अनुलग्न होता है। यहाँ पे देखिए प्रोपेनॉल, यानी ओ एच, ओ एच एल्कोहल का है, तो ये इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, प्रोपेनॉल। ऐसे एल्डिहाइड अनुलग्न अल होता है, एल्डिहाइड का अनुलग्न एल होता है, जहाँ पे CHO होता है, CHO। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोपेनल है, प्रोपेन नंबर ऑफ कार्बन 3, तो यहाँ पे प्रोप हो जाएगा, और फिर एल अल जुड़ा है तो प्रोपेनल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा नंबर है, देखो कीटोन, अनुलग्न ओन है, क्या है, चौथा नंबर है कीटोन, इसका अनुलग्न, यानी कि जो भी शब्द नाम लिया जाएगा, प्रोप या ब्यूट या तो ऐसे पेंट, तो पेंटेन, कीटोन, एन, ये सभी जुड़ा रहेगा। यहाँ पे ऑन जुड़ता है, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे देखिए कीटोन का यहाँ पे ये है, तो प्रोपेन हो जाएगा, अनुलग्न में ऑन जुड़ जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जो अनुलग्न ओइक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक का सूत्र क्या होता है, COOH, COOH। यहाँ पे नंबर ऑफ 5 देखिए, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, जिसका अनुलग्न क्या होता है, ओइक एसिड। तो यहाँ पे देखिए प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ 6 देखिए एल्कीन समूह का है, डबल बॉन्ड, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनुलग्न क्या होता है, ईन, अनुलग्न क्या होता है, ईन। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो यहाँ पे ईन शब्द जुड़ जाएगा तो प्रोपीन हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर नंबर ऑफ कार्बन 7 देख लीजिए, 7वां नंबर देखिए एल्काइन है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसके उसमें क्या जुड़ेगा, आइन, अनुलग्न में क्या जुड़ेगा, आइन। यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा, यहाँ पे H रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, तो ये क्या हो गया, आइन, प्रोपाइन। तो नेक्स्ट चलते हैं, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण धर्म। पहला क्या है, दहन, ये CH4 क्या है, मेथेन है, CH4 का मेथेन होता है, तो ये जो ऑक्सीजन के साथ दहन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है, प्लस उष्मा देता है, प्लस प्रकाश। फिर नंबर 2 है, देख सकते हैं पॉइंट है, कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दहन का प्रचुर मात्रा में उष्मा तथा प्रकाश मुक्त होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। और फिर थर्ड पॉइंट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं पीली वाली ज्वाला उत्पन्न करती है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है, और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता, इसलिए पीली ज्वाला उत्पन्न करता है। फिर सेकेंड नंबर है ऑक्सीकरण, जो इस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म है, इनका सेकेंड नंबर है ऑक्सीकरण। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। एथेनॉल देखेंगे, CH3CH2OH, ये एथेनॉल है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ हो जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ा होता है, नॉल का अनुलग्न क्या है, नॉल, तो ये जुड़ जाएगा क्या, एथेनॉल। तो यहाँ पे देख सकते हैं एथेनॉइक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, किसमें, क्षारीय KMnO4 में, या अम्लीय K2Cr2O7 जब होता है, इसमें क्या, ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो इसके उपस्थिति में क्या होता है, एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये ऑक्सीकरण तो हम लोग देख चुके। यहाँ थर्ड है संकलन अपक्रिया, संकलन अपक्रिया या हाइड्रोजनीकरण जिसे बोलते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। संकलन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके उदाहरण क्या है देख सकते हैं। निकिल या पैडियम पीडी जो होता है, यहाँ देखिए पैलेडियम, यानी कि निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यानी कि निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यहाँ पे देखिए यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यह फिर कन्वर्ट हो जाता है किसी में निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाते हैं। और निकिल या पैलेडियम क्या है, यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करते हैं। जो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है इसी विधि द्वारा, यानी कि संकलन अभिक्रिया द्वारा वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। फिर अगला रासायनिक अभिक्रिया मतलब गुण है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे देख सकते हैं CH4 यानी कि मेथेन को जब क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में किया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है क्लोरीन के साथ, क्या बनता है, क्लोरोमेथेन बनता है। क्लोरोमेथेन HCl का निर्माण होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक या एथेनॉल एंड एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल के भौतिक गुण। एथेनॉल के भौतिक गुण, पहला पॉइंट है रंगहीन गंध और जलने वाला स्वाद होता है, यानी रंगहीन गंध भी होता है इसमें। एथेनॉल क्या होता है, इसमें रंगहीन होता है लेकिन गंध भी बहुत होता है और जलने वाला स्वाद होता है। जल में घुलन तुनिल होता है। दूसरा टॉपिक थर्ड पॉइंट है वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। फिर फोर्थ है उदासीन प्रकृति। रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, एथेनॉल का रासायनिक गुणधर्म पहला है सोडियम के साथ अभिक्रिया। जो एथेनॉल होता है यानी कि सोडियम को जब एथेनॉल CH3CH2OH को यानी एथेनॉल को जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र है और यहाँ पे H2 गैस है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, तो 2 मोल बनाता है CH3CH2ONA प्लस। तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच अभिक्रिया द्वारा की जाती है। इस अभिक्रिया द्वारा क्या करते हैं, एथेनॉल की जांच करते हैं। फिर अगला टॉपिक है निर्जलीकरण। जब एथेनॉल को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी H2SO4 के साथ जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एथीन बनती है। एथीन यानी C2H4 और जल का निर्माण होता है। फिर एथेनॉइक अम्ल, एसिटिक अम्ल भौतिक गुणधर्म। एथेनॉइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का भौतिक गुणधर्म पहला पॉइंट है रंगहीन द्रव, स्वाद में खट्टा सिरके जैसी गंध, क्वथनांक 391 केल्विन। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लाइसन एसिटिक अम्ल बोलते हैं। कौन सा अम्ल, ग्लाइसल एसिटिक अम्ल बोला जाता है। फिर रासायनिक गुणधर्म एस्टीकरण। एथेनॉइक अम्ल एथेनॉल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो किसके उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसको अभिक्रिया कराया जाता है एथेनॉइक अम्ल को एथेनॉल के साथ तो एस्टर बनता है CH3CO CH2 CH3 यानी कि एस्टर का निर्माण होता है प्लस जल का निर्माण होता है। मीठी फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। कौन सी फलों वाले, मीठी फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साबुनीकरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साबुनीकरण। CH3CO CH2 CH3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो CH3COONA का निर्माण होता है। फिर CH3CH2OH एथेनॉल का निर्माण होता है। तो इस विधि से साबुन तैयार किया जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट है क्षार से अभिक्रिया साबुनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब एथेनॉइक अम्ल के अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है CH3COONA H2O। फिर कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया
जब एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनती है, सोडियम एसीटेट बनता है। सोडियम प्लस H2O जल का निर्माण होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं साबुन और अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है, साबुन क्या होता है, ये देखेंगे। पहला पॉइंट है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण दे सकते हैं C17H35COO Na+। ये क्या होता है, उदाहरण होता है। साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करते हैं। फिर अपमार्जक को देखते हैं। अपमार्जक क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं, यानी कि या अमोनिया के लवण होंगे या सल्फोनेट के लवण होंगे। फिर ये सेकंड पॉइंट है, अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल में सफाई करते हैं, यानी कठोर जल में भी और मृदु जल में। लेकिन जो साबुन होता है ये मृदु जल में सफाई करते हैं। फिर साबुन के अणु में क्या होता है, जलरागी सिरा आयनिक भाग होता है और जल विरागी सिरा लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला होती है। यहाँ पे देख सकते हैं जलरागी आयनिक सिरा, जल विरागी सिरा होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है साबुन अणु की संरचना। साबुन की सफाई प्रक्रिया। मैल तैलीय होती है, जो मैल होती है वो तैलीय होती है, यानी तेल अनुमानित होता है। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल विरागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है, इससे मिसेली संरचना बन जाती है। यहाँ देख सकते हैं सोडियम तेल की बूंद यह होती है, कैसे ये बनाता है। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है। क्या होता है, जो साबुन का मिसाइल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़े को साफ रखता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोट है, साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण के साथ अपक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। क्या कहता है, साबुन जो होता है कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है के लवण होता है, उनके साथ क्या कहता है, अपक्रिया कर लेता है और अपक्रिया करके क्या बनाता है, अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। जो स्कम होता है ये सफाई में प्रक्रिया में बाधा डालता है, यानी सफाई करने नहीं देता। और जो अपमार्जक होता है का प्रयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम या कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनाता है। यानी कि कठोर जल में इसीलिए अपमार्जक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, जो मैग्नीशियम कैल्शियम होता है उसके साथ अपक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम नहीं बनाता, इस कारण ये सफाई में काम करता है। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।